बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार पाकिस्तान में पहली बार किसी हुकूमत ने उन लोगों के बारे में सोचा है कि किस तरह से एक आम आदमी को घर दिया जा सके जिसकी माहाना आमदन इतनी नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी एक घर बना सके। अब उसके लिए बैंक से मदद ली गई है और आसान एक साथ पे कर्ज़ों पे हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट्स पे सब्सिडी दी है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हुकूमत की मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम असल में है क्या एंड किस तरह से लोग ये कर्जा बैंक से हासिल कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि असल में ये प्रोडक्ट है क्या। आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट कैटेगरी को देखते हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में 2 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इजी बायर और इजी बिल्डर। इजी बायर में कोई भी बना बनाया अपार्टमेंट, फ्लैट या घर ख़रीदा जा सकता है बैंक की मदद से, और इजी बिल्डर में कोई भी प्लॉट ख़रीदा जा सकता है और उस पर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है बैंक से कर्जा लेके। अब हम बात करते हैं कि घरों का साइज़ क्या होना चाहिए। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले टियर को देखें तो उसमें नैफडा प्रोजेक्ट्स आते हैं। नैफडा प्रोजेक्ट से मतलब ये है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये घर हुकूमत की तरफ से बनाए जाएंगे और उसको बैंक्स आसान एक साथ पे देगा। इसका जो साइज़ है वो 125 स्क्वायर यार्ड्स या 5 मरले तक का होना चाहिए, और जो कवर्ड एरिया होगा वो तकरीबन 850 स्क्वायर फुट का होना चाहिए। अगर हम टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में कोई भी लैंड या घर 5 मरले तक का और इसका जो कवर्ड एरिया हो वो 1250 स्क्वायर फुट तक का होना चाहिए। और इसी तरह अगर हम टियर 3 की बात करते हैं तो टियर 3 में कोई भी लैंड या घर 10 मरले तक की और उसका जो कवर्ड एरिया है वो 2000 स्क्वायर फुट तक का होना चाहिए। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमने घर भी ढूंढ लिया और हमने बैंक से ये भी कह दिया कि हमें इस पर कर्जा चाहिए। तो बैंक हमें कितने अरसे तक का कर्जा देगा, इसको देख लेते हैं कि वो क्या है। बैंक हमें 20 सालों के लिए कर्जा देगा और 20 सालों में क्या रेट चार्ज करेगा उस पर बात कर लेते हैं। अब अगर तो किसी ने नैफडा प्रोजेक्ट यानी कि नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से कोई घर लिया और उसको बैंक से फाइनेंस करवाया, तो उसमें जो पहले 5 साल आपने उस पर इंटरेस्ट देना है वो 3% होगा, और उसके अगले 5 साल यानी कि 6ठे साल से 10वें साल तक आप उसमें 5% तक का इंटरेस्ट देंगे। और अगर आप 10 साल से ज़्यादा का कर्जा लेते हैं बैंक से तो उसके अगले 10 साल आप काइबोर प्लस 2.5% का कर्जा देंगे। और ये काइबोर असल में क्या होता है? काइबोर ये होता है कि गवर्नमेंट उस वक्त क्या रेट चार्ज कर रही होती है। जैसे कि इस वक्त तकरीबन 8% काइबोर चल रहा है, तो 8% के हिसाब से देखा जाए तो अगर आज वो इम्प्लीमेंट हो काइबोर प्लस 2.5% हो जाएगा 10.5% के करीब। इसी तरह आप टियर 2 की बात करते हैं, या किसी भी आम लैंड भी अगर आपने कोई घर लिया और उसको बैंक से आपने कर्ज पे हासिल किया है, तो जो कर्जा आपने लिया होगा उस पर पहले 5 साल के लिए 5%, उसके अगले 5 साल के लिए 7% और उसके अगले 10 साल काइबोर प्लस 4%। यानी कि अगर काइबोर 8% हुआ तो आपको उस पर 4% ज़्यादा यानी कि 12% देना होगा। इसी तरह हम टियर 3 की बात करें तो पहले 5 साल जो बैंक से आप कर्जा लेंगे उस पर 7% चार्ज होगा, उसके अगले 5 साल 9% और उसके अगले 10 साल आप काइबोर प्लस 4% देंगे। अब हमने ये भी समझ लिया है कि कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें बैंक को पे करना है, और उसके बाद हमें समझना है कि किस हद तक हम बैंक से कर्जा हासिल करते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे टियर 1 में नैफडा प्रोजेक्ट्स। अगर हम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का कोई घर चूज़ करते हैं और बैंक से फाइनेंस करवाते हैं तो मैक्सिमम उस घर की जो कीमत होनी चाहिए वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो मार्केट वैल्यू हो उस वक्त 35 लाख हो, और बैंक उस पर कितना कर्जा देगा, तो बैंक उसमें मैक्सिमम 27 लाख यानी ज़्यादा से ज़्यादा 27 लाख बैंक अपना शेयर रखेगा, और जो कस्टमर को डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो तकरीबन 8 लाख रुपया। ये दोनों मिलके 35 लाख हो जाएंगे और आप वो घर ले सकते हैं। अगर हम टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में घर की जो कीमत है उसका कोई कैप नहीं रखा गया, यानी कि उसकी कोई हद नहीं है, लेकिन बैंक उसमें मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्ज देगा वो 60 लाख तक का देगा। जो बाकी इजाफी रकम होगी वो कस्टमर खुद डालेगा और बैंक उसको फाइनेंस कर देगा। और इसी तरह अगर हम टियर 3 को देखें तो टियर 3 में भी घर की कीमत की कोई हद नहीं है, लेकिन बैंक ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्जा देगा वो होगा 1 करोड़ तक का यानी कि 10 मिलियन, और इसके ऊपर जो भी इजाफी घर की कीमत होगी वो कस्टमर खुद पे करेगा और वो घर बैंक से फाइनेंस करवा लेगा। अब ये देख लेते हैं कि कितना पुराना घर हम ख़रीद सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की जो पहली पॉलिसी थी उसमें ये था कि आप न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस यानी कि पहली बार ट्रांसफ़र होने वाला घर या नया घर आप ख़रीदेंगे। पुराना घर आप ख़रीद नहीं सकते थे, लेकिन ये शर्त उठा ली गई है, लेकिन 31 मार्च 2023 तक के लिए। 31 मार्च 2023 तक के लिए आप कोई भी घर ख़रीद सकते हैं, उसके बाद आपको नया घर ही ख़रीदना होगा। एक बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने जिक्र किया था कि बैंक आपको 20 साल तक के लिए कर्जा देगा।
लेकिन उसके साथ आपने ये भी बात मद्देनज़र रखनी है कि बैंक आपको 5 साल से कम के लिए कर्ज़ा नहीं देगा। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी इंसान अगर बैंक से 5 सालों के लिए कर्ज़ा लेता है तो उसको वो पहले ख़त्म नहीं करवा सकता। वो बिल्कुल ख़त्म करवा सकता है और उस पर ये भी आसानी है कि कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। यानी बैंक से कोई 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई कर्ज़ा लेता है तो उसको पहले क्लियर कर सकता है। अगर किसी तरह उसके पास पैसे आ जाते हैं तो जितनी साथ हैं वो वापस उसको पे करेगा और बैंक उसको उसकी फ़ाइल रिटर्न कर देगा। और इसकी चार्जेस की बात की जाए तो प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो मुख्तलिफ बैंकों की मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन वो 5,000 से नीचे ही हैं। किसी की 4800, किसी की 3800, तो तकरीबन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो 5,000 से कम ही हैं सबकी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे अहम सवाल की। लोगों का ये सवाल है कि हमारी कम से कम कितनी माहाना आमदन होनी चाहिए तो हमें ये कर्ज़ मिल सकता है। तो उसका जवाब ये है कि गवर्नमेंट ने कोई भी कम से कम माहाना आमदन की हद नहीं रखी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपका जो डेट बर्डन है वो 45% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसको हम एक मिसाल से समझते हैं कि अगर किसी की तनख्वाह या किसी की माहाना आमदन महीने में 50,000 है तो जो उसकी किस्त बैंक से कर्ज़ा लेने के बाद महीने की किस्त बनेगी वो उसके 50,000 के 45% से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। इसको हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं कि अगर किसी की माहाना आमदन 1 लाख रुपए है तो उसकी जो महीने की किस्त है वो 45,000 रुपये से नहीं बढ़नी चाहिए। इसी के साथ लोगों का ये भी सवाल आता है कि अगर हमारी माहाना आमदन बहुत कम है, लाइक 20,000 है या 25,000 है, तो कैसे हम बैंक से कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं? क्या हमारे घर वाले भी हमारे साथ मिलके वो कर्ज़ हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई और काम करता है, उसकी तनख्वाह या उसकी माहाना आमदन आपके साथ जुड़ सकती है, जैसे कि आपकी बीवी, आपके वालिदैन, आपके भाई, आपकी बहनें, कोई भी ऐसा शख्स जो कि आपके साथ मिल के घर लेना चाहे, तो दोनों की माहाना आमदन को कंबाइन करके भी आप बैंक से कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो डेट बर्डन है वो बढ़ जाएगा और बैंक से आप ज़्यादा कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। अब इस केस को अप्लाई करने के कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस भी होते हैं और मुख्तलिफ बैंकों के मुख्तलिफ प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये सारे प्रोसेसिंग चार्जेस 5,000 से कम तक के ही हैं। किसी के 4,000, किसी के 4500, तो इसी तरह से ये चार्जेस एप्लीकेबल हैं। बात अब कर लेते हैं कि कौन लोग इन कर्ज़ों को हासिल कर सकता है। तो कोई भी ऐसा पाकिस्तानी शहरी जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है वो इस कर्ज़े को अप्लाई कर सकता है। इवन के जो लोग बाहर रहते हैं वो भी इस कर्ज़े को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब इसकी एज लिमिट क्या है? एज लिमिट की बात कर लें तो 20 से 65 साल तक के लोग इस कर्ज़े को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि अगर कोई शख्स 60 साल का है उसको बैंक से 5 साल तक का कर्ज़ा देगा, यानी कि अगर कोई 55 साल का है तो उसको 10 साल तक का कर्ज़ा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका जो बैंकिंग से कॉन्ट्रैक्ट या जो फाइनेंसिंग टेन्योर है वो ख़त्म होना हो तो उस इंसान की एज जो है वो 65 साल से ज़्यादा ना बढ़े। अब सबसे आखिर में हम बात कर लेते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की या किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस केस को प्रोसेस करने में। तो अगर तो कोई सैलरीड इंडिविजुअल है यानी तनख्वाह पे काम करता है तो उसको कम से कम 3 साल हो चुके होने चाहिए कि जब वो बैंक में अप्लाई करने जा रहा है, यानी उसके पास 3 सालों का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ जब वो बैंक जाएगा तो अपना आईडी कार्ड, अपनी 2 तस्वीरें, अपनी पे स्लिप्स, एम्प्लॉय लेटर, सैलरी वाउचर्स और बैंक से मेंटेनेंस सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट भी लेके जाना पड़ेगा उससे। और इसी के साथ अगर हम नॉन सैलरीड की या बिजनेसमैन की बात करते हैं तो उसको भी अपनी 2 तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, अगर वो टैक्स पेयर तो टैक्स रिटर्न्स, अगर वो ऑडिट फाइनेंशियल्स हैं उनके पास तो ऑडिट फाइनेंशियल्स भी लेके जा सकता है, घर के बिल की कॉपी, और साथ ही साथ अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों के स्कूल की फ़ीस तक भी लेके जानी पड़ सकती है। और अगर कोई ऐसा शख्स जो कि नौकरी नहीं करता या बिज़नेस के लिए उसने स्टेटमेंट नहीं रखी हुई या मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं है, टैक्स रिटर्न्स भी नहीं है, तो उसको अपनी इनकम शो करने के लिए बैंक को कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे जिससे बैंक की असेस कर सकें या बैंक ये जान सके कि वो कितना कमा रहा है। उसका आसान हल ये है कि जो उसका पॉइंट ऑफ सेल है या जहाँ पे वो काम कर रहा है उस जगह का बिल, उसका रेंटल एग्रीमेंट या जो वो सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ को देता है उसका कोई सबूत बैंक में लेके जाएगा और बैंक उससे प्रोसेस करेगा कि उसकी इतनी इनकम है और बैंक उसको कर्जा दे सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम के तहत जो भी कर्ज प्रोग्राम दिया जा रहा है उसकी तमाम डिटेल समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर आपको कोई सवाल आपके जहन में है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मौसूल हो जाए। तब तक के लिए जानकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।